तो देखो, जैसे क्या है, हम लोग अगर नॉर्मल के लिए पढ़ें, ठीक है, तो नॉर्मल का जैसे पैराबोला है अपना y² इज इक्वल टू 4ax, तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता था बताओ? y प्लस dx इज इक्वल टू 280 प्लस 80 और उसका इस लूप वाला जो इक्वेशन होता था वो क्या होता था? y इज equal इक्वल to टू mx minus 2am minus amq. माइनस am क्यूब, और t और पैरामीटर में जो रिलेशन होता था, मान लो ये पैराबोला है, ये कोई पॉइंट p है, तो tan जिसका पैरामीटर t है, तो टेंजेंट का स्लोप 1/t, और जो नॉर्मल होता था उसका स्लोप -t। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ने ये पढ़ा था कि जैसे मान लो एक पॉइंट पे नॉर्मल है और वो आगे जाके कट किया, t1 पे नॉर्मल है और वो t2 पे जाके कट किया, तो t2 इज इक्वल टू -t1 -2/t1। ठीक है, इतना पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, ये पढ़ा है हम लोगों ने यहाँ तक। तो इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह किए थे हम लोगों ने। अच्छा, सर अब वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स भी पढ़ा था। हाँ वो पढ़ा था, मतलब अभी एक्चुअली नॉर्मल से रिलेटेड और थोड़ी बातें करने वाले हैं, तो उसके लिए बस ये जो ये बातें रिक्वायर्ड थी इसलिए मैंने वो रिवाइज करा दी। तो पढ़ा तो और भी थी, और भी बातें थी। अब चलो, अब आज ताजा ताजा जो पढ़ना है, तो नंबर ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम एनी पॉइंट, नंबर ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम एनी पॉइंट। तो जैसे मान लो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये हमारा पैराबोला है, y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट P लिया हम लोगों ने, से कहीं भी h, k, और वहां से हम लोग ने उस पॉइंट से पास करते हुए नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश की। तो जैसे मान लो एक नॉर्मल ये हो गया, तो जैसे उस नॉर्मल का स्लोप मान लो क्या है, m है, तो नॉर्मल का इक्वेशन m के टर्म्स में क्या होगा? y इज इक्वल टू mx -2am -am क्यूब। y इज इक्वल टू mx -2am -am क्यूब। अब ये जो है, ये पॉइंट h, k से पास करेगा, इट इज गोइंग टू पास थ्रू द पॉइंट h, k। तो अब x की जगह h और y की जगह k सब्स्टिट्यूट करूँ अगर मैं, तो क्या बनेगा? k इज इक्वल टू mh -2am -am क्यूब, मतलब am क्यूब प्लस 2a - h इंटू m
प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बन गया, ये एक m में क्यूबिक बन गया, इट इज अ क्यूबिक इन m। तो अगर हमारा m में कोई क्यूबिक है, सॉरी, अगर अपना कोई m में क्यूबिक है, तो उस क्यूबिक के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि कितने रूट्स होते हैं। Rat most same root. हाँ देखो, उस क्यूबिक के रूट्स तो 3 ही होते, ठीक है। अब रियल कितने होते, नॉन रियल कितने होते, सर वो, एक रियल होगा या 3 रियल होंगे? हाँ तो देखो इस क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं, हर जैसे मान लो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने रूट्स तो होने ही है, एग्जैक्टली उतने रूट्स। अब इसमें दो सिनारियो हो सकता है कि ऑल 3 रियल रूट्स हो जाए, या एक सिनारियो ये हो सकता है कि 1 रियल प्लस 2 नॉन रियल रूट्स हो जाए। कह सकते हैं ऐसा, एक सिनारियो ये हो सकता है 1 रियल प्लस 2 नॉन रियल रूट्स हो जाए। अंडरस्टूड, इतना समझ में आया। सो सो इस दो पॉइंट से हम लोग क्या कह सकते हैं, इस दो पॉइंट से हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रॉम एनी पॉइंट P there are two possibilities, there are two possibilities that only one normal can be drawn through P, या three normals can be drawn through P। ठीक है, only one normal can be drawn through P और three normals can be drawn through P। इतनी बात समझ में आई, इतना एक बार लिख लो सब लोग। अच्छा, तो जब उसका नॉन रियल रूट होगा तो वो दिखेगा कैसे? वो नहीं दिखेगा, वो नॉन रियल रूट्स कभी एक्स वाई प्लेन में दिखते ही नहीं, तो वो नहीं दिखेगा। हाँ सर। उस केस में बस वो रियल रूट्स जो है उसी के बारे में पता चलेगा। तो क्या बोला गया है, तो जैसे मान लो पैराबोला है, तो ये पैराबोला है, जैसे कोई पॉइंट P है, तो हो सकता है कि उस पॉइंट से बस एक ही नॉर्मल ड्रॉ हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि उस पॉइंट से एक, दो, मान लो तीन नॉर्मल्स ड्रॉ हो जाए। सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो पॉइंट है पैराबोला के बाहर है एंड उस पॉइंट से 3 नॉर्मल है? हाँ हो सकता है, जैसे मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा, एक नॉर्मल ये हो जाएगा, फिर तुम ऐसे सोचो कि एक नॉर्मल ऐसा हो सकता है, फिर से एक नॉर्मल ऐसा हो सकता है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अंदर से ही 3 नॉर्मल्स ड्रॉ होंगे, बाहर के पॉइंट से भी 3 नॉर्मल हो सकते हैं पैराबोला। सर मैंने एक्चुअली गलती से दूसरा वाला बैच का क्लास ज्वाइन कर दिया था, तो अब पहले क्या हुआ इसको बता सकते हैं? पहले कुछ नहीं, देखो इतना पार्ट तो मैंने यहाँ से वो क्लास का रिवाइज कराया था और कुछ नहीं किया, ठीक है। और फिर हम लोग ने यहाँ से आज फ्रेश टॉपिक स्टार्ट किया, नंबर ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम एनी पॉइंट। हाँ सर ठीक है। ठीक है, ओके, चल चल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि इफ फ्रॉम पॉइंट P we are able to draw 3 normals, then if from point P we are able to draw 3 normals, then देखो अब जैसे मैंने एक केस ऐसा स्पेशल केस ले लिया कि पॉइंट P से 3 नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर ही रहे हैं। तो जैसे मान लो ये पैराबोला है, और मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ से हम लोगों ने 3 नॉर्मल ड्रॉ किए, एक ये नॉर्मल से एक ये नॉर्मल, मान लो एक ये नॉर्मल, ठीक है। तो ये से P1 P2 और P3 पे नॉर्मल को टच करेंगे, मिड इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनका जो पैरामीटर्स है से T1 T2 T3 हो, ठीक है। और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मान लो x0, y0। तो अब क्योंकि T1 T2 T3 में बात हो रही है, तो हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। अब ये नॉर्मल का इक्वेशन है, इट मस्ट पास थ्रू x0, y0, so y0 प्लस टी एक्स नॉट इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। मतलब वंस अगेन ये टी में क्यूबिक बनेगा, 80 क्यूब प्लस 2a माइनस एक्स नॉट इंटू टी माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो टी में क्यूबिक बन रहा है, इस टी के 3 रूट्स होंगे, T1 T2 T3, समझ में आया? सो T1 T2 T3 अगर 3 रूट्स होंगे, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो है ही नहीं मतलब टी क्यूब के बाद सीधे टी आ गया इस क्यूबिक में, इसका मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 0 हो जाएगा। बोलो बच्चों, T1 plus T2 plus T3, this should become 0। So ये एक रिजल्ट है, मतलब ये रिजल्ट क्या है, जैसे किसी पॉइंट P के थ्रू 3 नॉर्मल्स ड्रॉ हुए हैं, और 2 नॉर्मल्स के हम लोग को T पता है, सॉरी दो, ये जो पॉइंट P1 P2 P3 है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फुट ऑफ नॉर्मल। इनको क्या बोला जाता है, फुट ऑफ नॉर्मल। तो T1 T2 T3 में से 2 T पता है, तो क्या हम तीसरा T फाइंड कर सकते हैं इस रिजल्ट से? यस, फुट ऑफ नॉर्मल, और पार्थ ने सही बोला, इसको हम लोग को नॉर्मल पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को नॉर्मल पॉइंट्स, वी आल्सो से इट एज को नॉर्मल पॉइंट्स।
ठीक है। ओके अच्छा, एक और बात देखो, जैसे T1 प्लस T2 प्लस T3 0 है। अच्छा, जैसे T1 और M1 में क्या रिलेशन हो रहा होगा? जैसे मान लो इस नॉर्मल का स्लोप अगर M1 है, तो T1 और M1 में क्या रिलेशन हो रहा होगा? M1 इज इक्वल टू माइनस माइनस टी माइनस T1, M1 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस T1। तो अपन क्या अब इसको देख के ऐसे लिख सकते हैं, ऑल्सो T1 की जगह मैं माइनस M1 पुट कर दूं, T2 की जगह माइनस M2, T3 की जगह माइनस M3, मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी बात की जा सकती है कि जो तीन नॉर्मल्स हैं उन तीनों के स्लोप्स का सम, दैट विल बी व्हाट? 0। तो दो रिजल्ट लिखे। पहला रिजल्ट क्या लिखा? T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0। दूसरा रिजल्ट क्या लिखा? M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू 0। एक और रिजल्ट आता है, जैसे ये जो पहला इक्वेशन है उसमें ना तुम 2a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? दोनों साइड 2a से मल्टीप्लाई कर दो। So see what you are going to get. You will be getting 281 plus 282 plus 283 is equal to 0. अच्छा, 281 कोई खास चीज होती है क्या? सर वो y कोऑर्डिनेट होता है। Y coordinate, very good. Y coordinate of point P1, Y coordinate of point P2, Y coordinate of point P3. So मैं क्या लिखूंगा? Y1 plus Y2 plus Y3 is equal to 0. सो व्हाट इज दिस? ये थर्ड रिजल्ट हो गया। मतलब जो तीन को नॉर्मल पॉइंट्स है, जो हमारे तीन को नॉर्मल पॉइंट्स है, उनके वाई कोऑर्डिनेट्स का भी सम 0 होगा। ठीक है, ये तीनों रिजल्ट याद रहेंगे। पहला रिजल्ट क्या है? उन तीनों के पैरामीटर का सम 0 होगा। दूसरा रिजल्ट क्या है? कि उन तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स के स्लोप्स का सम 0 होगा। और तीसरा रिजल्ट क्या है? उन तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का सम विल बी 0। इतना सबको समझा? यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं नो ऊपर चलो। एक मिनट, इतना कि और ऊपर? बस इतना ही नहीं से थोड़ा और नीचे? और नीचे? बस सर बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर वो जो दो केस है कि एक बार एक ही नॉर्मल होगा और तीन नॉर्मल होंगे सर। वो अगर पैराबोला के अंदर वो पॉइंट है तो ऐसा कोई रीजन है क्या जिसके अंदर अगर वो पॉइंट आ गया तो वो एक ही नॉर्मल देगा और उससे बाहर? हाँ, एक एक वो पॉइंट होता है, मतलब एक वो रीजन होता है। लेकिन वो एकदम ऐसा नहीं है कि 100% श्योर टाइप की चीज होती है। मैं अभी आऊंगा, वहां पे आऊंगा, उस पॉइंट पे आऊंगा। ठीक है, वहां पे मुझे आता हूँ। चलो, ये लिख लिया तुम लोगों ने, वहां पे मैं आता हूँ। ठीक है,
अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे जैसे अपना पैराबोला है, नहीं वो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, से अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है और अपने जो है 3 को नॉर्मल पॉइंट्स है, 3 क्या है को नॉर्मल पॉइंट्स है, जैसे मान लो ये 3 को नॉर्मल पॉइंट्स हो गए, तो इन 3 को नॉर्मल पॉइंट्स को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, को नॉर्मल पॉइंट्स, ए बी सी विल बी को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, कहाँ पे, अच्छा हम लोग को ये पता है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 0 होना चाहिए, तो इन 3 को नॉर्मल पॉइंट्स का अगर तुम सेंट्रॉइड लो, एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता, तो एक तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 होता, दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 होता। अच्छा यहाँ पे y1 प्लस तो वो तो y2, 0 हो जाता। हाँ y1 प्लस y2 प्लस y3 0 हो जाता, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 भी 0 हो जाता। अच्छा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, उसके साथ हम लोग कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते थे, तो उसको ऐसे ही रहने दिया, उसको हम लोग ने क्या किया, ऐसे ही रख दिया, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने क्या कंक्लूड किया, अच्छा अगर कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वो वाला पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, तो मतलब g मान लो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, g जो है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। अच्छा g यहाँ पे लाई कर सकता है क्या, इस पॉइंट पे, बोलो बच्चों, g इस पॉइंट पे लाई कर सकता है, नहीं सर। क्यों नहीं कर सकता, सर क्योंकि जी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस हो गया ना। हाँ, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ये पढ़ाया था, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड और इन सेंटर ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं जो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करते हैं, तो ये वाला पॉइंट तो बाहर हो गया ना। खैर, तो कंक्लूड क्या करेंगे कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल formed by 3 co-normal points always lies on the क्या axis of the parabola, always lies on the axis of the parabola। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल formed by 3 co-normal points always lies on the axis of the parabola। अच्छा पार्ट दो नॉर्मल्स नहीं हो सकते, सर एक डाउट है हाँ हाँ बोलो। सर, अगर ये जो पैराबोला है वो स्टैंडर्ड नहीं होता, मतलब वो x² = 4ay वाला टाइप्स होता, तो फिर क्या बोलते हैं? उसमें भी एक्सिस पे होता, उसमें क्या होता, जैसे तुम्हारा अगर ऐसा पैराबोला होता से, तो ये एक्सिस होता, उस केस में सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं लाई करता। अगर तुम्हारा से ऐसे टाइप का पैराबोला है, ठीक है, ये 3 को नॉर्मल पॉइंट्स है और ये जो डॉटेड लाइन है वो एक्सिस है, तो सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे से लाई कर रहा होता। ठीक है, सर लेकिन जो आप पहला वाला जो केस है, जो वर्टिकल पे फेस कर रहा है हमारा, हाँ सर उसमें भी तो मतलब 280 वाले ही पॉइंट 0 होते हैं ना, 80³ नहीं वाले तो नहीं होते, और x कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता। नहीं नहीं, देखो जैसे x² = 4ay के लिए क्या होता कि
उसमें क्या होता है कि जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वही चेंज हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ सर, हाँ तब ठीक है, और जो तुम्हारा नॉर्मल का सर फिर इक्वेशन तब हो जाएगा। तो वो भी चेंज हो जाता है, नॉर्मल का इक्वेशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो हाँ, फिर उसके बाद किसने, पार्थ ने पूछा था कि सर दो नॉर्मल्स क्यों नहीं हो सकते, दो को नॉर्मल पॉइंट्स क्यों नहीं हो सकते। तो दो को नॉर्मल पॉइंट्स इसलिए, दो नॉर्मल इसलिए सर नहीं हो क्योंकि सकते। इमेजिनरी रूट हमेशा इवन नंबर में ही एग्जिस्ट करता है ना, तो या हाँ, तो दो यस, होंगे या जीरो। हाँ, उसका रीजन यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, कि जैसे तीन रूट्स हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो रियल हो जाए और एक नॉन रियल हो जाए, क्योंकि जो नॉन रियल रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में लाई करते हैं, इवन नंबर्स में लाई करते हैं। तो एक नॉन रियल रूट तो पॉसिबल है ही नहीं, ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, इसलिए दो नॉर्मल्स नहीं हो सकते, ठीक है। पार्थ समझा? सर हाँ, अब हम लोग आते हैं कुछ के क्वेश्चन पे। इसने पूछा था कि सर कोई ऐसा रीजन होता है क्या कि जहाँ से एक नॉर्मल या जहाँ से तीन नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, जैसे मान लो कि मैंने लिख लिया कि स्लोप m वाला जो नॉर्मल का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। से ये तुम्हारा पैराबोला, और अंदर कोई पॉइंट भी है, मान लो h कॉमा k, अंदर कोई पॉइंट भी है, कौन सा, h कॉमा k। तो अब जैसे मान लो इसको हम लोग h कॉमा k से पास कराएं, तो k इज इक्वल टू mh माइनस 2am माइनस am क्यूब आएगा, मतलब am क्यूब प्लस 2a माइनस hm प्लस k इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये m में अगर क्यूबिक है तो इस क्यूबिक के तीन रूट्स तो होंगे ही, m1 m2 एंड m3, ठीक है। अच्छा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये तीनों के तीनों रियल है, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने क्या कहा, ये तीन रूट्स है, हो सकता है कि तीनों के तीनों रियल हो जाए, हो सकता है कि एक रियल और दो नॉन रियल रूट्स हो जाए, ओके। अच्छा, लेकिन जो अपने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वगैरह ये सब लगते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m1 प्लस m2 प्लस m3, वो तो जीरो होता। अच्छा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3, वो जो है 2a माइनस h होता, ठीक है। सर ए अब से डिवाइड भी होता है। हाँ सर, ये से तो लिखा है ना, माइनस प्लस प्लस। अब मैंने क्या किया, इसकी स्क्वायरिंग की, इसकी स्क्वायरिंग की, तो देखो स्क्वायरिंग करने पे क्या आता है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, 0 का भी होल स्क्वायर करो तो 0 ही आएगा। इसका मतलब कि m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चले गए अगर मैं, तो माइनस को भी मैं अंदर भेज दूं
तो 2 टाइम्स h माइनस 2a बाय a ऐसा लिख सकते थे। बोलो। वो भी LHS भी तो 0 हो जाएगा। LHS कहाँ से 0 हो जाएगा? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, ऐसा एक रिजल्ट आया हमारे सामने। ओके, ऐसा एक रिजल्ट आया अपने सामने। सम ऑफ रूट्स उत्कर्ष 0 ऐसे कि जैसे इसमें जो m क्यूब है उसके बाद m स्क्वायर तो है ही नहीं, तो m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? m स्क्वायर का कोफिशिएंट होल अपॉन m क्यूब के कोफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अगर जैसे मान लो कि m1 m2 m3 ये तीनों के तीनों रियल होते हैं, ऑल थ्री रियल, m1 m2 m3 ये तीनों के तीनों रियल होते हैं, तो उस केस में m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर पॉजिटिव होता। यस सर। हाँ सर। अच्छा, इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, मतलब h माइनस 2a बाय a दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। a को उधर ले गए, a तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है ही, मतलब h ग्रेटर देन 2a। ठीक है, h ग्रेटर देन व्हाट? 2a। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ बच्चों कि अगर एक ही ओनली वन ऑफ m1 m2 m3 इज रियल, तो बताओ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर का साइन क्या होता? अगर एक रियल है और दो नॉन रियल है। सर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यस एग्जैक्टली, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। जैसे मैं तुमको अगर एग्जांपल दिखाऊं, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लो मैं 4 लिख लूं, फिर एक जगह i लिख लूं, एक जगह माइनस i लिख लूं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर है ही, तो ये क्या होता? 4 माइनस वन मतलब पॉजिटिव होता। अच्छा, जैसे मान लो मैं एक जगह 2 लिख लूं, फिर एक जगह से 2i लिख लूं, एक जगह से माइनस 2i लिख लूं, बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती। सो m1 स्क्वायर प्लस m, अगर ओनली वन ऑफ m1 m2 m3 इज रियल, तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। बोथ ऑफ देम इज पॉसिबल। ठीक है, इतना क्लियर है तुम लोग को? यस सर। सो होता क्या, इन बातों से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये अपना क्या है? पैराबोला है। अच्छा, जैसे मान लो ये 2 है, 2 है यहाँ पे, ये कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 2 है यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू 2a का क्या मतलब है? ऐसी लाइन होना। तो जो ये वाला रीजन होता, 2a से बड़ा वाला रीजन होता, इस वाले रीजन के लिए क्या होता? इस वाले रीजन के लिए तुम ऐसे सोचो कि
m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर पॉजिटिव होता। ठीक है, तो इस रीजन में क्या होता कि तीन रियल रूट्स, अगर कोई पॉइंट P इस रीजन में हो, अगर कोई पॉइंट P इस रीजन में हो, तो तीन रियल रूट्स भी आ सकते हैं किसी पॉइंट P से, एज वेल एज एक रियल प्लस दो नॉन रियल रूट्स भी आ सकते हैं। ये पॉइंट रिपीट कर सकते देखो, जैसे h ग्रेटर देन 2a होता, h ग्रेटर देन 2a का क्या मतलब है? h पॉजिटिव होता है। ग्रेटर देन 2a का क्या मतलब है? कि इन तीनों का सम पॉजिटिव हो जाए। तो इन तीनों का सम पॉजिटिव कब कब होता? जब m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, मतलब जब तीनों खुद रियल हो जाए, तीनों रूट्स खुद रियल हो जाए। या ये भी पॉसिबिलिटी थी, इधर वाली भी पॉसिबिलिटी थी कि जब एक रियल और दो नॉन रियल रूट्स हो जाए। समझ में आया? हाँ सर। सो क्या कह रहा था, तो अगर कोई पॉइंट इस रीजन में लाई करता है, मतलब इस बाउंड्री के इधर, इस वाली बाउंड्री के इधर लाई करता है, तो तीन रियल उस पॉइंट P के थ्रू अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो तीन रियल रूट्स भी हो सकते हैं, या एक रियल और दो नॉन रियल। तीन रियल रूट्स मतलब तीन नॉर्मल्स भी तीन नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकते हैं, या एक ही नॉर्मल ड्रॉ हो सकता है। लेकिन अगर, जैसे अगर मैं ये वाला रीजन लूं, ये वाला पूरा रीजन, पूरा ये वाला इधर भी जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव होता। अच्छा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर नेगेटिव होने का क्या मतलब है? एक रियल, ओनली वन रियल। थ्री रियल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ओनली वन नॉर्मल कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, through the point in this region। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू आप केवल एक ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया? सो मैं कब कॉन्फिडेंट रहूंगा कि केवल एक ही नॉर्मल ड्रॉ होगा? जब नेगेटिव होगा तो। हाँ, जब h लेस देन 2a हो जाता, मतलब जब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2a से छोटा हो जाता, तो उस पॉइंट के थ्रू तो एक ही नॉर्मल ड्रॉ होता। लेकिन अगर h ग्रेटर देन 2 हुआ, मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2a से बड़ा हुआ, तो उस पॉइंट के थ्रू एक नॉर्मल भी ड्रॉ हो सकता है और तीन नॉर्मल्स भी ड्रॉ हो सकते हैं। ओके, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि if two of the three foot of perpendicular foot of normals लिख लेते हैं, foot of normals to parabola
y square is equal to 4x are 1 comma 2 and 1 comma minus 2, then find coordinate of the third foot of normal. Then find coordinate of the third foot of normal. Yes, push, good. Yes, Radhika. Yes, Krishna. Yes, Disha. तो देखो, जैसे हम लोग ने क्या बोला था कि y1 प्लस y2 प्लस y3 0 होना चाहिए। तो देखो y1 2 है, y2 माइनस 2 है, मतलब y3 0 हो गया। अच्छा, ये जो y3 है वो पैराबोला के ऊपर भी लाई करेगा ताकि हम लोग x कोऑर्डिनेट निकालें। तो पैराबोला के ऊपर जब वो लाई करेगा तो 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x3, मतलब x3 की वैल्यू क्या हो गई 0, x3 की वैल्यू भी 0 हो गई। देयरफॉर थर्ड foot of normal is 0, 0। जो तीसरा फुट ऑफ नॉर्मल है वो क्या है 0, 0। समझ में आया? जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देखो, से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सर वो आप लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर सकते हैं, 0 स्क्वायर वाला। देखो मेरे को अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो किसी पॉइंट का तो उसका x कोऑर्डिनेट भी तो बताना पड़ेगा ना, उस पॉइंट का। तो अभी तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आया, तो जैसे तुम ऐसे सोचो कि वो हाँ सर समझ गया, उसको पैराबोला के इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, वही किया। जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, एक नॉर्मल है y इज इक्वल टू x माइनस 3, और दूसरा नॉर्मल है y इज इक्वल टू 2x माइनस 12। ठीक है, ये दो नॉर्मल है। ठीक है, ये दो नॉर्मल्स हैं n1
and N2 intersect at point P, ये लोग point P पे intersect कर रहे हैं, ठीक है, then through P third normal N3 is drawn. Then find equation of N3. क्वेश्चन समझ में आया? ओके गुड। कृष्णा तुम्हारा कांस्टेंट टर्म मेरे को गलत लग रहा है। जैसे राधिका, हाँ पार्थ। ओके, तो देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे देखो दो नॉर्मल है, M1 क्या हो जाता, 1 हो जाता, M2 जो है वो 2 हो जाता, तो बताओ M3 को क्या होना पड़ता, -3 -3, बिकॉज M1 प्लस M2 प्लस M3 शुड बी 0। वो रिजल्ट मैंने बताया तुम लोग को। अच्छा, ये 0 अगर हो गया हमारा, तो अब तुम ऐसे सोचो कि जो तीसरा नॉर्मल है, से ये पैराबोला है और तीसरा नॉर्मल ये है, इसका स्लोप जो है वो हम लोग को पता है -3। अब बस इसका अपन को पॉइंट फाइंड करने की जरूरत है। ये सालो करेक्ट, इसका हम लोग को पॉइंट फाइंड करने की जरूरत है। तो ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, क्या N1 और N2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है क्या? हाँ सर। तो N1 और N2 का अगर तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जाओ तो वो तो टफ टास्क नहीं है, वो मेरे ख्याल से 9,6 आ जाता। हाँ सर। हाँ, इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 9,6 आ जाता। तो फाइनली क्या हो जाता, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं,
y plus 3x is equal to 9 into 3 27 plus 6 मतलब 33. y plus 3x is equal to 33. सोनल, हाँ मेरे को आंसर आया था, मेरे को सबका आंसर आया. खुश का आंसर आया, सोनल का आया, सत्यम का आया, पार्थ का आया, कृष्णा का आया था लेकिन वो गलत था. फिर जोएब का आया, राधिका का आया, फिर पार्थ का तो आया ही, आलोक का आया, ख्याति का आया. सर आपको टेक्स्ट कौन से वाले आईडी पे करना है? जीजीयू पे, जीजीयू पे करना है. ओके, जो भी टेक्स्ट करना है आपको वो जीजीयू पे ही करना है. देखो जो होस्ट हो उसी पे हमेशा टेक्स्ट करना है तुम लोग को, ये याद रखो, जिसको मैं होस्ट बना के रखता हूँ. चलो ये बात समझ में आई तुम लोग को. अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, मतलब क्वेश्चन किस, जैसे वही कि जैसे अगर ये 2 है, ये 2 है डिस्टेंस है, तो इस रीजन में 3 नॉर्मल पॉसिबल या 1 नॉर्मल पॉसिबल, और इस रीजन में केवल एक ही नॉर्मल पॉसिबल है. ठीक है, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है देख लो भाई. एक पैराबोला है y स्क्वायर माइनस 4y is equal to 4x minus 9 if 3 distinct normals can be drawn from point 2a comma b, from point 2a comma b, then find range of a. a कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा ये फाइंड करना हम लोग को. सॉरी ये 4y नहीं है, ये 2y है, तो अच्छा कैलकुलेशन बनेगा. दिस इज 2y.
नो राधिका, नो सत्यम, नो सोनल, नो भव्य। यस राधिका, करेक्ट। यस अथर, यस कृष्णा, गुड। नहीं कुछ। चलो लेट्स सी। जैसे अब ये तो वैसा पैराबोला है जिसका तुम्हारा वर्टेक्स एक तरीके से शिफ्ट हो रहा है, तो पहले हम लोग को उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। -1 को इधर लेके आ जाओ। सो y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x - 2। ठीक है, मतलब ये कैसा पैराबोला बन गया, ये ऐसा पैराबोला बन गया जिसका जो वर्टेक्स है वो पता है क्या है, 2,1। अग्री करोगे? अब यहां से तुमको पहले 2a डिस्टेंस जाना है, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1। मतलब एक तरीके से 2 डिस्टेंस जाना है। तो जो ये वाली लाइन आ जाती, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता, x इज इक्वल टू 4। तो अगर हमारा कोई पॉइंट इस रीजन में हो तभी तो 3 नॉर्मल आने के चांसेस है। अच्छा, इस रीजन में हो उसका ये मतलब नहीं कि इस रीजन में हर एक पॉइंट पे 3 ही नॉर्मल आएंगे। कुछ पॉइंट पे 3 नॉर्मल आएंगे, कुछ पॉइंट पे 1 ही नॉर्मल आएंगे। खैर, तो ये पॉइंट 2a, b है। तो हम लोग क्या कहेंगे, वी विल से 2a, this should be greater than 4, which implies a should be greater than 2. So the range of a will be from 2 से लेके infinity तक। ठीक है जोहेब, मुझे लगता है कि तुमने वर्टेक्स गलत ले लिया। हाँ सर, y कोऑर्डिनेट का 1,2 ले ले लिया। लिया तुमने, ऐसा लग रहा है। हाँ सर, y को। ठीक है, हाँ। सो सबको समझ में आया? यस सर। पलक, यस सर। पलक समझा? ऋषिक, तुमने समझा? अच्छा, तुम लोग में से कल कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया पैराबोला वाला? सर मैंने नहीं दिया था सर। क्यों नहीं दिया भाई? सर मैं कल अनवेल था तो अच्छा, तुम कल और उसमें एडेड हो, वॉइस वाले ऐप में एडेड हो? नहीं सर। तो उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी टेस्ट छोटे मोटे होंगे हम लोग उसी पे रखेंगे। ओके सर। सर अभी सारे सब्जेक्ट्स का वाइस पे ही होगा क्या? हाँ, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। मतलब मैथ्स का तो हम लोगों ने फुल टेस्ट स्टार्ट कर ही दिया है, अब बाकी सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट होगा वाइस पे टेस्ट वगैरह। हाँ, तो ये हो गया हमारा, ये बात हो गई हमारी। अच्छा अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। क्या है? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला।
रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे मान लो कि ये एक पैराबोला है और से यहाँ पे इसका ये फोकस है। अब जैसे मान लो कोई लाइट रे है जो एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जो किसके आ रही है पैरेलल? एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो अगर वो पूरा पैराबोला को स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करेगी। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होके क्या होगा? फोकस से पास करेगी अगर वो पैराबोला को स्ट्राइक करती है। तो मतलब यहाँ पे ये समझ लो कि ये पैराबोलिक मिरर है। रिफ्लेक्शन तो तभी होता है ना जब मिरर होता है। ये पैराबोलिक मिरर है, सो रिफ्लेक्ट होके पैराबोला से सॉरी फोकस से पास करेगी। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये पैराबोला है एंड से ये फोकस है, अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है, इमर्ज कर रही है ऐसे टाइप का, तो वो स्ट्राइक करके एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, वो स्ट्राइक करके क्या हो जाएगा? एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, चलो गुड। तो यही इसी को लिख लेते हैं। अच्छा, अगर कुछ ऐसा होता से सिनारियो कि ये पैराबोला है और ये फोकस है, ठीक है, अंदर से इसको वो किया हुआ है, क्या कहते हैं? सिल्वरिंग। अच्छा, अगर यहाँ से रे आई तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि पैराबोला के अंदर चली जाएगी। वो क्या होती? ये इस हिसाब से रिफ्लेक्ट होती ताकि वो अपीयर करे कि वो फोकस से इमर्ज कर रही है। जो तुम लोग ने ये सब मतलब फोकस किसी पॉइंट से अपीयर करना ये सब सीखा होगा रे ऑप्टिक्स वगैरह में। यस। तो ये इसकी थ्योरी है। अच्छा, इसका प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ मैं पूरा तो नहीं करा रहा, मैं बस प्रोसीजर बता दे रहा हूँ। जैसे मेरे को क्या करना है, अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये भी एंगल थीटा है, तो हो जाएगा काम। और ये लाइन कौन सी लाइन है? नॉर्मल वाली लाइन है, ये वाली। ठीक है, अच्छा नॉर्मल वाली लाइन का स्लोप क्या होता है बताओ टी के टर्म्स में? -t। 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 स्लोप टी के टर्म्स में जो होता है -t होता है। तो इस लाइन का स्लोप -t है। तो और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है सबको पता है? 0 होता है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है? tan थीटा पहले इस केस में निकालना है, इस वाले केस में tan थीटा निकालना है। ठीक है, अच्छा इस लाइन का स्लोप याद है टी के टर्म्स में क्या होता था जो फोकस और पॉइंट को ज्वाइन करती थी? 2/2। 2/t नहीं, 2/t उसका स्लोप होता है। सर वो ओरिजिन के साथ था। हाँ, ओरिजिन ओरिजिन के साथ था 2/t। ठीक है, अगर फोकस और पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका स्लोप होता है 2t/t² - 1 एंड इसका स्लोप अगेन -t। अब इसमें भी tan थीटा लगा देना, m1 - m2 होल अपॉन 1 + m1 m2 एंड यू विल फाइंड कि दोनों जगह tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है।
समझ में आया क्या बोला जा रहा है? हाँ सर। Okay, चलो तो ये बात हुई हमारे कि कैसे प्रूफ करना है। प्रूफ ना, ये तुम्हारा होमवर्क है कि इसको तुम प्रूफ करोगे। अब अपने क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं इस प्रॉपर्टी का, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। स्टेटमेंट वही है जैसा एक्सप्लेन किया है कि एनी लाइन पैरेलल टू पैराबोला। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले पैराबोला के लिए ट्रू है, ये हर एक पैराबोला के लिए ट्रू है कि एनी लाइन पैरेलल टू द पैराबोला आफ्टर रिफ्लेक्शन passes or appear to pass through focus and vice versa। vice versa का क्या मतलब है? vice versa का ये मतलब है कि अगर कोई लाइट सोर्स फोकस पे पड़ा है, जैसे मान लो कोई बल्ब पड़ा हुआ है फोकस पे, तो वहां से जो लाइट इमर्ज करेगी वो ऐसे इमर्ज करेगी इसे मान लो, तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, पैरेलल टू द एक्सिस चली जाएगी। अगर तुमने सुना होगा तो जैसे जो कार्स वगैरह में पैराबोलिक हेडलाइट लगती है, उसमें क्या होता है कि जो बल्ब लगा रहता है ना, वो फोकस पे लगा रहता है, और जो ये वाला रीजन होता है वो सिल्वर्ड रीजन होता है। ठीक है, जो पैराबोलिक रीजन होता है वो सिल्वर्ड रीजन होता है। उससे क्या होता है कि जब ये रे इसके ऐसे निकलती है लाइट सोर्स से, तो वो स्ट्राइक करके फिर तुमको पैरेलल दिखती है। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बल्ब लगा देता तो रे तो ऐसे डिस्पर्स हो रही होती ना, तो अगर केवल बल्ब लगा देता मैं हेडलाइट में, ऐसा पैराबोलिक मिरर नहीं लगाता, तो उससे क्या होता कि कुछ रेज दूर आसमान में भी जा रही होती जिसका कोई यूज नहीं होता हमारे को, लेकिन पैराबोलिक मिरर क्या करता है, ये सारी रेज को डायरेक्शन में। डायरेक्शन दे देता है, पैरेलल वाला डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, इतना ही थ्योरी है, बाकी तो कुछ नहीं। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है कि a ray of light moving parallel to the axis gets reflected from parabolic mirror। इसका एक अच्छा पैराबोलिक मिरर का अपने इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1। Then find the point on the axis where this ray passes after deflection। This ray passes after reflection।
सर आपको चैट दिख रहा है क्या? हाँ रिकॉर्ड है। यस सही है गुड। तो देखो ये कौन सा पैरा, मतलब हम लोग को ये पता है कि ये जो एक्सेस पे इंटरसेक्ट करेगा वो कौन सा पॉइंट होगा, फोकस वाला पॉइंट होगा। तो फोकस वाला क्योंकि पॉइंट है तो बस हम लोग को फोकस निकालना है इस पैराबोला का। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो -1,2 होता है और वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पे, ए मतलब यहाँ पे 1 होता है, 1 डिस्टेंस पे ही फोकस होता है। तो 1 डिस्टेंस पे फोकस जो होता है वो 0,2 हो जाता है। तो जो भी पैरेलल रे है वो इसी से पास कर रही होती है। तो दैट पॉइंट इज व्हाट 0,2। दैट पॉइंट इज 0,2। सर थोड़ा ऊपर से। ऊपर ऊपर ले जाओ और ऊपर। अरे वाला क्वेश्चन सर, इससे पहले वाला क्वेश्चन है। अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन ये वाला। सर हो गया। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, जैसे y² = 4x पैराबोला है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्सिस meets at -1,2. Find equation of reflected ray. चलो सो क्या है? सर हाँ
सर ये जो -1, 2 है ये पैराबोला को जहाँ मीट कर रहा है क्या? -1,2 क्योंकि पैराबोला के तो हाँ बाहर सर वो लाई करेगा ना। सॉरी 1,2 +1, हाँ सर, फिर हो जाएगा। ये 1,2 ऐसे है और ये कोई ऐसे है और ये फोकस मान लो 1,0 है, तो जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। फिर x = 1 है क्या? तो हाँ x = 1 होता है इस केस में। ये देखो, अगर तुम देखो तो x कोऑर्डिनेट दोनों का इक्वल है, बोथ आर हैविंग सेम x कोऑर्डिनेट। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती वो क्या होती, x = 1, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है, कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स में क्या है, जैसे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू y square is equal to 4x and x square is equal to 4y। तो दोनों का c को इक्वेट कर देंगे ना, c = a/। देखो जैसे इसका रेट का टेंजेंट निकालेंगे और d = 0 कर देखो इसका क्या टेंजेंट का रेडीमेड इक्वेशन नोन है क्या, x² = 4y का। सर उसका y हम पहले वाले सर में y = mx। पहले वाले का पता है, पहले वाले का क्या होता है। दूसरे वाले में y और x स्विच हो जाएंगे ना। हाँ सर। हाँ मतलब मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे पहले सर वाले, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे वाले। हाँ जैसे मान लो y = mx + 1/m, ये पहले वाले का टेंजेंट का इक्वेशन होता है। अब जैसे मान लो कोई दूसरा वाला टेंजेंट, जो दूसरा वाला कोनिक्स है जिसका हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन नोन नहीं है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन नोन नहीं है, तो उस केस में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, एक का तो नोन है ही, जैसे इसका नोन है हम लोग को y = mx + 1/m। अब यहाँ पे आई विल सब्स्टिट्यूट y as mx + 1/m, इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इससे पता है क्या होगा, एक x में क्वाड्रेटिक आएगा, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन x। क्या आएगा x में क्वाड्रेटिक, mx² - 4mx - 4 is equal to 0, y = mx² - 4mx। अच्छा m में आएगा ना। m में भी क्वाड्रेटिक आएगा, हम लोग x में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। x में क्यों क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, ताकि हो क्या रहा है, जैसे मान लो एक पैराबोला ये है और दूसरा पैराबोला ये है, तो मान लो कोई इनका कॉमन टेंजेंट हो रहा होगा, जैसे से ये वाला टेंजेंट जो है वो कॉमन हो रहा होगा ऐसे टाइप का। तो अब ये इस वाले पैराबोला को एक पॉइंट पे ही टच कर रहा होगा, इसका मतलब जो x में क्वाड्रेटिक है उसके इक्वल रूट्स आ रहे होंगे, और क्योंकि उसके इक्वल रूट्स आ रहे होंगे मतलब उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट दैट शुड बी इक्वल टू 0। समझे, द डिस्क्रिमिनेंट फॉर दैट क्वाड्रेटिक शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। सो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज b² मतलब
16m square 16 m पावर 4 होगा ना 4 power 16m raised to 4 plus 16m is equal to 0. तो इससे 16m कॉमन ले लो अगर, तो m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एक तो m इज इक्वल टू 0 आ गया, ये कभी भी पॉसिबल नहीं. अग्री करोगे कि m इज इक्वल टू 0 तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला सिनारियो होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी इस पैराबोला को तो टेंजेंट हो ही नहीं. हाँ सर. अच्छा, m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब m क्यूब इज इक्वल टू -1, देयरफॉर m इज इक्वल टू -1. फिर अगर हम ऊपर मतलब जहाँ पे हमने लेफ्ट वाले इक्वेशन का ये लिखा टेंजेंट का इक्वेशन, वैसे हम राइट वाला रख के सब्स्टिट्यूट करके तो बहुत जल्दी वही आ रहा है. हाँ 2 स्टेप नहीं आ जाएगा. हाँ, वो भी अगर जैसे मान लो कि तुमको जो दूसरा टेंजेंट है, सॉरी जो दूसरा पैराबोला है, उसके टेंजेंट का इक्वेशन इससे इफ यू नो, अगर उसके टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे तरीके से पता है, सो नो इशू, दोनों को लिखो m के टर्म्स में और उनके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको इक्वेट कर दो. हाँ सर वही था. हाँ माइनस Yes. सर, वो उधर तो बस x और y स्विच हो जाएंगे ना, तो हम डायरेक्टली. हाँ हाँ, मैं इन जनरल अगर जैसे मान लो तुमको दूसरे का याद नहीं है तो उस समय क्या करोगे वो बता रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, एक और क्वेश्चन. जैसे क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो इसका कांस्टेंट टर्म कैसे निकालेंगे? क्या तो कांस्टेंट टर्म ऊपर मतलब इक्वेशन लिखने के लिए कांस्टेंट भी चाहिए ना. क्या? तो मतलब m का वैल्यू आ गया, c का भी तो चाहिए ना. m का वैल्यू आ गया तो m यहाँ पे पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू -x -1 हो जाएगा. अच्छा ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई थी. अब जैसे मान लो क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू बोथ. ठीक है. चलो इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना. सर आप ऊपर वाले को फंक्शन टर्म के इक्वेट में तो ऊपर बता सकते हैं. देखो, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, इसका देखो 280 कॉमा 80 स्क्वायर, ये वो होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन. अब मैं t इज इक्वल टू 0 अगर लगाऊं तो 280 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स y प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2. मतलब क्या हो गया, एटी इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 80 स्क्वायर. सो कुछ गलत किया है क्या? फिर यहाँ पे क्या होता कि कुछ गड़बड़ हो रही है. हाँ. सर m स्क्वायर इक्वल्स टू -4 आता है. क्या
m square equals to -4. नहीं तो वो वही तो कह रहे हैं कि एक्स और वाई को इंटरचेंज नहीं करेंगे, इसमें जो है हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन अलग से निकालना पड़ेगा। अच्छा ओ 2t कॉमा t स्क्वायर लिखना होगा। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, दिखाते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो यहाँ पे 2at कॉमा 80 स्क्वायर होता है, तो t इज इक्वल टू 0 लगाते हैं अगर हम लोग, तो 2a कैंसिल हो जाता है, ex इज इक्वल टू y प्लस 80 स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, t हो गया, तो y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, ये इसका होता y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, और उसका क्या था y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। तो हम इन दोनों को इक्वेट करो, तो a बाय m इज इक्वल टू माइनस am स्क्वायर, मतलब m क्यूब इज इक्वल टू -1, सो m इज इक्वल टू -1 आ जाता है। देखो यहाँ पे भी आ गया m की वैल्यू -1। ठीक है, तो x और y को इंटरचेंज करने पे काम नहीं बनता भाई, कि तुम ऐसा नहीं कि इसका x और y इंटरचेंज कर दो तो इसके टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, वैसा नहीं है, हाँ सर समझा। वो पूरे प्रोसीजर से निकालना पड़ता है। इसलिए मैं कभी इसका इक्वेशन याद ही नहीं रखता, अगर मान लो कभी जरूरत पड़ जाती है तो मैं देन एंड देयर डिराइव कर लेता हूँ। ओके चलो, तो पैराबोला हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। हाँ स्मिथ, तो बुकलेट पूरा करना है। अब बुकलेट, हाँ बुकलेट पूरा करो, हम लोग जल्दी बुकलेट डिस्कशन करेंगे। चलो गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।